हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जीव विज्ञान क्या होता है? ये विज्ञान की वो शाखा है जो जीवों और उसकी संरचना, कार्य, वृद्धि, उत्पत्ति, विकास, वर्गीकरण और आपसी संबंधों का अध्ययन करती है ना। जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो चीज होती है वो होती है कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, है ना। सेल क्या होता है? जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है जो किसी भी जीवित प्राणी की संरचना और कार्य की आधारशिला होती है। इसे हम जीवन की मूल इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कोशिका के अगर प्रमुख भागों को देखें तो उसमें आता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रहती है और अंदर बाहर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है ना। चारों ओर से घेरी रहती है, जो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। दूसरा आता है नाभिक। कोशिका का नियंत्रण नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें डीएनए होता है जो आनुवंशिक जानकारी रखता है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। ये कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ होता है ना, जिसमें अन्य अंगक जो क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। शक्ति गृह भी इसको कहते हैं। राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। गोल्जी निकाय, गोल्जी बॉडी जो होती है, ये प्रोटीन और वसा को संसाधित करती है और उन्हें पैकेज करता है ना। कौन? गोल्जी बॉडी। अब आता है ऊतक। एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक क्या होता है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है जो एक ही तरह का कार्य करते हैं। जब कई समान कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई विशेष कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जैसे पौधों के अगर ऊतक को देखें तो मेरी स्टेम ऊतक, ये ऊतक नई कोशिकाएं बनाता है, पौधों की वृद्धि में मदद करता है ना। ये तीन प्रकार का होता है। अपिकल मेरिस्टेम, जड़ और तने की लंबाई को बढ़ाता है। इंटरकालरी, पत्तियों और शाखाओं के आधार पर पाया जाता है। और लेटेरल, चौड़ाई में वृद्धि करता है। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? ये परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं और विशेष कार्य करते हैं। कौन? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतकों के अगर प्रकार को देखें तो सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है इनमें। इसमें जैसे अगर हम देखें, पेरेकाइमा भोजन संग्रह करता है। कोलेकाइमा लचीलापन देता है ना। स्केरेलेकाइमा कठोरता देता है। जटिल स्थायी यौगिकों को देखें तो इसमें भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी का परिवहन करता है ना। पेड़ों के अंदर पानी का परिवहन करता है। और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है ना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। जंतुओं के ऊतक को अगर देखें तो एपिथीलियम एपिथीलियल, शरीर को ढकना और सुरक्षा देना। स्नायु ऊतक, इसे मस्कुलर कहते हैं, गति और संकुचन में मदद करता है। संयोजी ऊतक, अंगों को जोड़ना और सहारा देता है। तंत्रिका ऊतक, है ना, संदेशों का आदान प्रदान करना। इसे नर्व सिस्टम भी हम कहते हैं। अब आता है रक्त। रक्त क्या है अगर देखा जाए तो? रक्त शरीर में बहने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त की अगर परिभाषा देखें तो रक्त एक लाल रंग का तरल पदार्थ है जो हृदय द्वारा पंप होकर पूरे शरीर में परिसंचरण करता है और शरीर के सभी भागों को आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है। रक्त के घटक कौन कौन से? है ना, रक्त के घटक अगर देखे जाए तो रक्त में मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा होता है जिसे रक्त द्रव्य कहते हैं। ये कुल द्रव का 55% होता है। द्रव में जितना पाया जाता है उसमें 55% रक्त द्रव प्लाज्मा होता है। यह हल्का पीला तरल तरल भाग होता है। इसमें पानी लगभग 90%, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, गैस, अपशिष्ट पदार्थ आदि घुले होते हैं। यह कोशिकाओं को तैरने में मदद करता है और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। और प्लाज्मा। दूसरा आता है रक्त कणिकाएं। ये 45% के लगभग है। इसके अंदर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरा प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, ये शरीर के भागों में ऑक्सीजन पहुंचाती है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, रोगों से रक्षा करना, है ना, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का और चोट पर खून को
रोकना इसका कार्य होता है। रक्त के अगर हम समूह डिवाइड करें, रक्त 4 मुख्य प्रकारों में विभाजित होता है, जिसे एबीओ प्रणाली कहते हैं, है ना। रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ, है ना। जिसका रक्त समूह ए है उसके पास ए एंटीजन रहेगा और बी एंटीबॉडी रहेगी। जिसका रक्त समूह बी है उसके पास बी एंटीजन रहेगा और ए एंटीबॉडी रहेगी। जिसका रक्त समूह ए बी है उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन रहेगा और कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी। और जिसके पास ओ रक्त समूह है उसका कोई एंटीजन नहीं होगा और ए और बी उसके पास एंटीबॉडी होंगे। ठीक है। जो ए वाला ए बी वाला रक्त समूह है वो यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है और ओ वाला जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसके अलावा आर एस फैक्टर भी होता है। अगर किसी के पास आर एस प्रोटीन होता है तो आर एस पॉजिटिव होता है और यदि नहीं होता है तो आर एस नेगेटिव कहलाता है ना। अब रक्त के कार्य कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रक्त क्या क्या कार्य करता है। तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर के भागों तक पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना, शरीर को रोगों से बचाना, है ना, जो डब्ल्यूबीसी करता है। शरीर का तापमान को नियंत्रित करना, चोट लगने पर खून बहने से रोकना, है ना, जो मैंने अभी। अब आता है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय प्रणाली है। यह हमारे शरीर को संदेश भेजने, प्राप्त करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है ना। परिभाषा अगर इसकी देखी जाए तो तंत्रिका तंत्र वो प्रणाली है जो शरीर के सभी गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय करती है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सीएनएस इसे हम कहते हैं। इसमें दो मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। मस्तिष्क क्या होता है? शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सोचने, समझने, निर्णय आदि लेने के लिए जिम्मेदार होता है। मेरुरज्जु क्या होता है? मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेश पहुंचाता। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। ये शरीर के विभिन्न अंगों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, इंद्रियों और मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जैसे चलना और बोलना। अस्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक स्वतः होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय गति, पाचन, ये स्वतः होते हैं। अस्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र के उपभाग को अगर देखें तो पहला आता है सहानुभूति तंत्र, है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। संकट की स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है ना, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया जैसे, है ना। पैरासिम्पैथिक तंत्र शरीर को शांत करता है और सामान्य स्थिति में लाता है ना। तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है? जैसे इंद्रियां, आंख, नाक, त्वचा आदि कोई उत्तेजना पहचानती है, वो जानकारी तंत्रिकाओं के जरिए मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक जाती है। मस्तिष्क निर्णय लेकर प्रतिक्रिया भेजता है। मांसपेशियां उस आदेश के अनुसार प्रतिक्रिया करती है, जैसे हाथ खींचना, बोलना। ये तंत्रिका तंत्र इस तरह से कार्य करती है। तंत्रिका कोशिकाओं को अगर देखें तो ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला डेंड्राइट्स संदेश ग्रहण करता है, सेल बॉडी संदेश का विश्लेषण करता है और एक्सोन संदेश को आगे भेजता है। अब आता है पोषण, है ना, न्यूट्रिशन क्या है? पोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग अपने शरीर में वृद्धि, ऊर्जा और मरम्मत के लिए करता है। अगर परिभाषा देखें तो पोषण वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्व प्राप्त करके उन्हें उपयोग में लाता है ताकि ऊर्जा मिल सके और जीवन क्रियाएं चलती रहे। ठीक है। पोषण के प्रकारों को देखें तो हम ये 2 प्रकार से होता है, एक तो स्वपोषी होता है और एक परपोषी होता है ना। स्वपोषी यानी स्वयं, यानी जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे हो गए, शैवाल हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये, है ना। प्रक्रिया कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, है ना। इन्हें क्या चाहिए इसके लिए? सूरज की रोशनी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है ना। जैसे हरा पौधा सूर्य की रोशनी, जल, CO2 लेकर ग्लूकोज बनाता है ना, और यही उनका भोजन है। परपोषी क्या होते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु, कवक, अमीबा। ये क्या होता है? अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे पशु हो गया, पादप पर निर्भर करता है ना।
सब्जियों वगैरह खाता है ना, तो ये दूसरों पर निर्भर करता है, खुद अपना भोजन नहीं बनाता। परपोषी प्रकार के पोषण के प्रकार को अगर देखें तो परजीवी जैसे जू, टेपवर्म दूसरे जीवों के शरीर में रहकर भोजन भोजन लेना। सेफ्रोफाइटिक है ना, जैसे कवक सड़े पदार्थों से भोजन लेना। ग्रहणशील जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता भोजन के अंदर ग्रहण कर पचाना, है ना, भोजन को अंदर ग्रहण कर पचाना। ये पोषण है ना, स्वपोषी परपोषी। अब आता है हमारा मानव पाचन तंत्र, है ना। मानव पाचन तंत्र वो प्रणाली है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है, ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग कर सके, है ना। पाचन की अगर परिभाषा देखें तो पाचन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन को सरल, घुलनशील और अवशोषण योग्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। मानव पाचन तंत्र के अंग और उसके कार्यों को अगर देखें तो मुख मुख क्या करता है, भोजन को चबाता है, लार द्वारा आंशिक पाचन करता है ना। ग्रसनी भोजन को निगलने में सहायक करती है। ग्रास नली भोजन को पेट तक पहुंचाता है ना। आमाशय भोजन को अम्ल, है ना, एसीएल और एंजाइमों में पचाना, प्रोटीन का आंशिक पाचन करना। छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थान, सभी पोषक तत्वों का अवशोषण होता है यहाँ। यकृत क्या करता है, जिसे हम लीवर कहते हैं, पित्त रस बनाता है और वसा को पचाने में मदद करता है। अग्नाशय पाचन एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, लिपेज बनाता है। बड़ी आंत क्या करती है, जल और लवण का अवशोषण, मल बनाना इसका कार्य होता है। मल द्वार क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। पाचन की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो सबसे पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर मलद्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब आता है मानव उत्सर्जी तंत्र क्या है ना। उत्सर्जन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों को जैसे यूरिया, अमोनिया, अतिरिक्त जल आदि को बाहर निकालता है। मानव उत्सर्जी तंत्र शरीर के अंदर उत्पन्न हानिकारक या अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखता है। परिभाषा अगर देखें, मानव उत्सर्जी तंत्र वो प्रणाली है जो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को छानकर उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है ना। मुख्य अंग और उसके कार्य को देखें, जैसे वृक्क क्या करता है, रक्त को छानना और यूरिया बनाना, है ना। यूरेटरस गविनी जिसे कहते हैं, वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, है ना। मूत्र से मूत्र को संग्रहित करना, है ना। मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, है ना, मूत्र मार्ग कहलाता है। मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है ना। तो इसमें प्रजनन तंत्र पहले देखते हैं। प्रजनन तंत्र वो प्रणाली जिसमें नए जीवों का निर्माण होता है, यानी संतानोत्पत्ति होती है। मनुष्य में प्रजनन तंत्र लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर कार्य करता है ना। इसमें दो प्रकार के तंत्र होते हैं। पहला आता है पुरुष प्रजनन तंत्र। इसके अगर अंगों को देखें, जैसे वृषण, है ना, शुक्राणु का निर्माण करता है। अंडकोश वृषणों को सुरक्षित और उचित तापमान में रखते हैं। वीर्यवाहिनी वाज डिफरेंस जिसे कहते हैं, शुक्राणु को बाहर की ओर ले जाती है। और अंग जिसे पेनिस कहते हैं, वीर्य को स्त्री जनन मार्ग में प्रविष्ट कराने का ये माध्यम होता है। स्त्री प्रजनन अंग को अगर देखें तो अंडा से, है ना, इसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करती है। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब रहती है, यहीं पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। गर्भाशय जिसे यूटेरस कहते हैं, भ्रूण का विकास होता है। योनि वेजिना, है ना, शुक्राणु के प्रवेश मार्ग और जन्म मार्ग भी इससे हम कहते हैं, है ना। शुक्राणु का प्रवेश मार्ग योनि में होता है। प्रजनन की प्रक्रिया को अगर देखें तो पुरुष द्वारा बनाए गए शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से मिलते हैं, इसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। यहाँ मिलन फेलोपियन नलिका में होता है ना, फेलोपियन नलिका में ये मिलते हैं। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में पहुंचकर भ्रूण में बदल जाते हैं, है ना, और फिर 9 महीने के बाद शिशु का जन्म होता है। अब हम पौधों के वर्गीकरण को देखेंगे, है ना। पौधों के मुख्य वर्गीकरण दो भागों में होता है ना, विभिन्न अंगों के आधार पर बेस्ड ऑन द प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की विशेषताओं को देखें तो जड़, तना, पत्तियां इनों में नहीं होती, जैसे हम शैवाल को देखेंगे, है ना। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, सरल पौधे थे, जड़ जैसे राई जो किड्स होते हैं, जैसे मोस, लीवर
वर्ड। टेरिडोफाइटा जड़, तना, पत्तियां होती है पर बीज नहीं होते, जैसे फर्न। बीज के आधार पर अगर देखें तो ये दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बिना आवरण वाले बीज, जैसे साइकस पाइन। और एंजियोस्पर्म फल, बीज फल के अंदर सुरक्षित होते हैं, जैसे आम, मक्का, गुलाब, ये, है ना। एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा जाता है ना, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री में एक बीज होता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का। और द्विबीजपत्री में दो बीज या उससे अधिक बीज होते हैं, जैसे आम, मटर, गुलाब, है ना। मटर को आप छीलेंगे तो उसमें बहुत सारे दाने निकलते हैं। गेहूं में आप देखेंगे तो एक पे एक के अंदर एक ही दाना निकलता है। प्रमुख रोग और उसके समाधानों को अगर देखें जीव विज्ञान के अंतिम टॉपिक के रूप में, जैसे डेंगू को अगर देखें तो डेंगू वायरस, है ना, एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है ना। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आती है, सिर दर्द होता है, शरीर दर्द, खून की कमी हो जाती है। समाधान और उपचार को अगर देखें तो पर्याप्त आराम, तरल पदार्थ, प्लेटलेट्स की निगरानी इसमें महत्वपूर्ण होती है। मलेरिया कैसे होता है, परजीवी से होता है ना। मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। बुखार, ठंड लगना, कमजोरी आना, है ना। मलेरिया की दवा इसमें दी जाती है, क्लोरोक्विन। टीबी या क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। खांसी, वजन घटना, रात में पसीना, ये इसके लक्षण है। डोट्स उपचार प्रणाली, है ना, इसमें काम आती है। आपको पता होगा 2025 तक हमें टीबी मुक्त देश करना। नेक्स्ट आता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसका कारण है। बुखार, उल्टी, दस्त, कमजोरी इसमें होती है ना। एंटीबायोटिक का दवा, समाधान देखें तो एंटीबायोटिक दवा, स्वच्छ भोजन इसमें प्राथमिकता पर होता है। एड्स कैसे फैलता है, एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, संक्रमण का खतरा रहता है। इसका भी कोई इलाज नहीं है, एआरवी दवाइयाँ दी जाती हैं इसमें, है ना। हृदय रोग, हार्ट डिसीज, उच्च वसा, तनाव, उच्च रक्तचाप होता है इसमें। छाती में दर्द, सांस फूलना, जीवन शैली में सुधार, दवाइयाँ, ऑपरेशन, है ना, इस तरह से इसका समाधान किया जाता है। मधुमेह, इंसुलिन की कमी, असंतुलन, बार बार पेशाब, प्यास, कमजोरी, है ना, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, डाइट कंट्रोल, जैसे खाने पर नियंत्रण रखा जाता है, व्यायाम, इंसुलिन की दवाएं, है ना। कैंसर, है ना, कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है इसमें। गांठ, वजन घटना, अंग विशेष लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसका उपचार कैसे किया जाता है, जैसे कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जीव विज्ञान के प्रमुख बातों को देखा है। अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे, है ना। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने सेक्शन स्टार्ट किया है, अब इसके आगे जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।